दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर वॉल्टर बॉड विटमैन की बायोग्राफी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में। हम पहले भी अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर 3 राइटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट मिलर हमिंग्वे और विलियम फॉकनर को। और ये चौथे राइटर हैं हमारे दोस्तों बॉड विटमैन। और मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमेरिकन लिटरेचर से ये 4 राइटर हमेशा हमारे पीजीटी में पूछे ही पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से नोट कर लीजिए कहीं पर भी। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को अध्ययन करना है आपको, अर्नेस्ट मिलर हमिंग्वे, विलियम फॉकनर और बॉड विटमैन। ये 4 राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलो आज हम लोग इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके? बॉड विटमैन के बारे में। बॉड विटमैन का जन्म जो है दोस्तों वो 1819 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 को हुई। चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके हम। अब यहां पर देखिए दोस्तों, वॉल्टर बॉड विटमैन, यानी कि ये इनका उपनाम था वॉल्ट, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, बर्थ कब हुआ था? 31 मई 1819 को। कहाँ हुआ था? बेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि बॉड विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को बेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु जो है वो 26 मार्च 1892 को कैमडेन में हुई थी। कहाँ? कैमडेन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि डेथ और बर्थ इनकी बहुत अच्छे से याद रखिए दोस्तों। 26 मार्च 1892 को कैमडेन के न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट में इनकी मृत्यु हो गई। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इनके माता पिता में जो है, इनके पेरेंट्स कौन थे। इनके पिता का नाम दोस्तों वॉल्टर विटमैन और इनकी माता का नाम लुइसा वान बेल्सर था। क्या था? इनके पिता का नाम दोस्तों वॉल्टर विटमैन सीनियर और इनके माता का नाम दोस्तों वो लुइसा वान बेल्सर था। इनके स्पाउस में ये इनकी कभी शादी नहीं की, इन्होंने दोस्तों हमेशा बैचलर ही रहे। लेकिन इनके जीवन में दोस्तों एक लव अफेयर जरूर चला था और वो लव अफेयर दोस्तों एनी गिलक्रिस्ट के साथ चला था। किसके साथ? एनी गिलक्रिस्ट के साथ दोस्तों। ऑक्यूपेशन में ये क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी के 2013 में देखो ये पूछा गया है दोस्तों कि ये 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट हैं और एसिस्ट तथा जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, यानी कि ये निबंधकार और साथ ही साथ दोस्तों ये जर्नलिस्ट यानी कि जर्नलिज्म का भी काम किया। इन्होंने कई जगह नौकरी भी की दोस्तों, आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार को नक्शे में जरा देख लो दोस्तों, ये बेस्ट हिल है, लोकेशन है विद द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क स्टेट है वहां पर दोस्तों यूएस। देखो जैसे अपने यहाँ भारत, भारत का उत्तर प्रदेश में बरेली, वैसे ही दोस्तों वहां पर समझिएगा अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क की एक छोटी सी जगह जिसका नाम क्या है दोस्तों? बेस्ट हिल्स। यानी कि इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? 26 मार्च 1874 को, सॉरी बाय चांस, बाय मिस्टेक दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो 31 मई 1819 को बेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 31 मई 1819 बेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में। तो बेस्ट हिल्स ये आप नक्शे में देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। मृत्यु की अगर हम बात करें तो सिटी ऑफ कैमडेन था, मैंने पहले ही बताया था। कैमडेन में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। देखो कितना खूबसूरत सिटी दिखता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला हम बात करेंगे कि यहाँ पर लोकेशन हम आपको दिखाएंगे कैमडन काउंटी की, कि कैमडन काउंटी की लोकेशन क्या है। जहाँ पे आप रेड कलर का दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये कैमडन काउंटी का एरिया है। अगला हम यहां पर भी ये देख पा रहे होंगे लोकेशन ऑफ कैमडन काउंटी कहां पर है दोस्तों। ओके, नक्शे में ये आपको उसकी लोकेशन दिखाई जा रही है, यहां पर ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये कैमडन काउंटी की लोकेशन है। और अगर हम कैमडन पूरा का लोकेशन यूनाइटेड स्टेट में देखें तो ये पूरा का पूरा जो लेआउट है दोस्तों, हमारा नक्शा है वो यूनाइटेड स्टेट का है। और यूनाइटेड स्टेट्स में आपको रेड कलर का बिंदु दिख रहा होगा, वो कैमडन स्टेट का है, जहां पर इनकी दोस्तों इनके मृत्यु के अंतिम दिन दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के यहीं पर बिताए थे, कैमडन में। और
ये लोकेशन न्यू जर्सी, ये कैम्पटन जो है दोस्तों न्यू जर्सी एक राज्य है यूनाइटेड स्टेट का, उस यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी राज्य के कैम्पटन जगह पर इनकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। अब जरा क्विक सर्वे करेंगे आप आथर्स लाइफ का। यहां से समझिए दोस्तों, हिज फादर वाज एन इंग्लिश मैन वाइल हिज मदर वाज अ डच। इनके पिता दो जो थे वो अंग्रेज थे, और इनके पिता ने जो जिससे शादी की थी वो एक डच महिला थी, अर्थात इनकी माता जी क्या थी, डच थी। हम कह सकते हैं उनके पिता एक अंग्रेज थे जबकि उनकी माता एक डच थी। He was nicknamed Bald to distinguish him from his father. Distinguish का मतलब होता है अलग करने के लिए, यानी कि he was nicknamed, और मैंने क्या बताया इनका एक उपनाम था, निकनेम था दोस्तों, वाल्ट लिया था। और ये क्यों रखा था दोस्तों, उन्होंने अपने पिता से अलग यानी कि भिन्न करने के लिए बाल्ट उपनाम दिया गया था इनके लिए दोस्तों। किसको, बॉड बिटमैन को, ठीक है, वॉल्टर बॉल्ट बिटमैन, ये इनका पूरा नाम था। अगला हम बात करेंगे दोस्तों कि 1923 में ही मूव्ड विद हिज फैमिली। ये जो है दोस्तों मूव हो गए थे अपने पूरे परिवार के साथ, कहां कहां से, फ्रॉम द बेस्ट हिल्स, यानी कि ये इन्होंने बेस्ट हिल जगह को छोड़ करके ब्रुकलिन में ये कहां चले गए, जो है रहने के लिए चले गए। हम कह सकते हैं 1823 में वह अपने परिवार के साथ बेस्ट हिल्स को छोड़कर ब्रुकलिन में चले गए दोस्तों। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन्होंने अपने परिवार के साथ बेस्ट हिल को कब छोड़ा, तो 1823 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये ब्रुकलिन कब गए अपने परिवार के साथ, तो भी आंसर आपका 1823 यानी कि 1823 आएगा दोस्तों। एट एज ऑफ 11 यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा जो है वो शिक्षा जो है एजुकेशन जो थी वो समाप्त कर दी, और उन्होंने एक डॉक्टर तथा एक वकील के कार्यालय में सहायक के रूप में क्या कर ली थी दोस्तों, नौकरी कर ली। यहां से एट द एज ऑफ 11 यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में ही कंक्लूडेड फॉर्मल स्कूलिंग, यानी कि इन्होंने दोस्तों जो है अपनी औपचारिक जो शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा थी, वो समाप्त कर दी, कंक्लूड कर दी, यहां से एंड कर दी दोस्तों। और उन्होंने वर्क एज एन असिस्टेंट इन द ऑफिस ऑफ अ डॉक्टर एंड अ लॉयर दोस्तों। और उन्होंने एक डॉक्टर तथा एक वकील के कार्यालयों में सहायक के रूप में काम किया। किसने, वॉल्ट बिटमैन ने दोस्तों। पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझते जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं धैर्य को बनाए रखिए और पूरे धैर्य के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल इनके बारे में टू द पॉइंट कहानी में पूरी का पूरा इनका जीवन सर्वे कर डालूंगा यहां से। अब हुआ क्या कि 1931 में उन्हें लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट अखबार के लिए क्या नाम लिया हमने दोस्तों, इन 1831 ही गॉट अ जॉब, इनको एक नौकरी मिल गई एज एन अप्रेंटिस, एक अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई फॉर अ लॉन्ग आइलैंड पैट्रियोटिक न्यूज़पेपर में। किसके लिए दोस्तों ये अप्रेंटिस की नौकरी करने लगे, फिर एक बार नाम हमें बता दीजिए। नाम की अगर हम बात करें दोस्तों तो लॉन्ग आइलैंड पैट्रियोटिक जो है न्यूज़पेपर था इनका। सून ही बिगेन फ्रीलांसिंग ओके ऑन हिज ओन एज अ प्रिंटर एंड टाइप सेटर फॉर अ लोकल पब्लिकेशन। और दोस्तों क्या हुआ कि अगर मैं इनकी बात करूं तो 1831 में इन्हें लॉन्ग आइलैंड के पैट्रियोटिक अखबार के लिए एक प्रशिक्षक के रूप में, अप्रेंटिस के रूप में नौकरी तो मिल गई, और जल्द ही उन्होंने जो स्थानीय प्रकाशन थे वहां के दोस्तों, जो लोकल पब्लिकेशंस थे दोस्तों के लिए एक प्रिंटर तथा टाइपराइटर के रूप में अपने आप को जो है शुरू कर दिया, फ्री लॉन्च करना शुरू कर दिया दोनों के, यानी कि ये अपने कैरियर को वहां से स्टैब्लिश करना, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब हुआ क्या कि इन 1833 हिज फैमिली लेफ्ट ब्रुकलिन, यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो 1823 में इन्होंने बेस्ट हिल को छोड़ करके ब्रुकलिन में आए थे। अब क्या हुआ कि 23 ठीक 10 साल बाद 33 में
फिर से इन्होंने ब्रुकलिन को छोड़ दिया। मेरी बात को समझिएगा, 23 में पहले क्या छोड़ा था इन्होंने? बेस्ट हिल को छोड़ा, ब्रुकलिन में बसे आकर के। अब ये 1833 में फिर से ब्रुकलिन को छोड़ रहे हैं। अब 1833 में उनके परिवार ने ब्रुकलिन को छोड़ दिया, ब्रुकलिन शहर को छोड़ दिया और खुद को एंड मूव्ड बैक अ लॉन्ग आइलैंड, और दोबारा से ये वापस आ गए आइलैंड पर ही। लिविंग 14 इयर्स ओल्ड बॉट टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इन द सिटी। अब हुआ क्या यहां पर, कहानी समझिएगा कि शहर में खुद के लिए 14 वर्षीय बॉल्ट को छोड़ करके लॉन्ग आइलैंड वापस आ गए। कौन? इनका परिवार पूरा, और वॉट बिटमैन को वही छोड़ दिया दोस्तों। ऑन 12 अगस्त 1836 को हिज न्यूज़पेपर ट्रेड केम टू अ हाल्ट आफ्टर अ फायर डिस्ट्रॉइंग द प्रिंटिंग डिस्ट्रिक्ट इन अ न्यूयॉर्क। अब हुआ क्या यहां से समझिएगा कि 12 अगस्त 1836 को न्यूयॉर्क में प्रिंटिंग क्षेत्र में आग लगने के बाद, यानी कि इनका जो प्रिंटिंग का एरिया था उस प्रिंटिंग एरिया में आग लग गई, और उस आग के लगने के बाद उनका व्यापार एकदम ठप हो गया, बर्बाद हो गया। यानी कि इनका व्यापार पूरी तरीके से दोस्तों रुक गया। किसका? वॉल्ट विटमैन का। और उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ, अब क्या हुआ कि जब इनका पूरा का पूरा व्यापार ठप हो गया तो ही रिज्वाइंड। ही कौन दोस्तों? यहां पर ही कौन है? वॉल्ट विटमैन के लिए यूज किया अपने आप। वह रिज्वाइंड हो गए, फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगे, अपने माता पिता के साथ, सिबलिंग्स जो उनके छोटे भाई बहन थे दोस्तों उनके साथ रहने लगे इन लॉन्ग आइलैंड पर ही, क्योंकि इनके माता पिता भाई बहन पहले ही उस लॉन्ग आइलैंड पर आकर के रहने लगे थे, 33 में ही आ गए थे। और ये ठीक 3 वर्ष बाद दोस्तों अपने माता पिता, क्योंकि ये वहां अकेले रह गए थे, 33 में इनकी फैमिली और इनका पूरा परिवार, भाई बहन माता पिता सभी चले आए इनको छोड़ करके। 1936 में जब इनका पूरा का पूरा बिजनेस दोस्तों ठप हो गया तो ये भी अपने परिवार के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहने के लिए चले आए और गॉट अ जॉब एज अ स्कूल टीचर, और वहीं लॉन्ग आइलैंड पे ही एक स्कूल टीचर के रूप में नौकरी करने लगे दोस्तों। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि इन 1836 ही टेम्परेरली लेफ्ट टीचिंग टू टेक ओवर, यानी कि 1838 में उन्होंने टीचिंग करना छोड़ दिया टेम्परली। ओके, टू टेक ओवर अ एडिटरशिप ऑफ द लॉन्ग आइलैंडर न्यूज़पेपर। समझिए दोस्तों ये क्या कहा जा रहा है, यानी कि 1938 में उन्होंने अस्थायी रूप से द लॉन्ग आइलैंडर समाचार पत्र के संपादक का काम छोड़ दिया। ओके, यानी कि और बहुत सारी चीजें यहां पर आई। स्कूल के शिक्षक के रूप में नौकरी भी करने लगे इन्होंने, वो टेम्परेरी नौकरी छोड़ करके एक क्या करे, जो है एक एडिटरशिप के रूप में लॉन्ग आइलैंडर न्यूज़पेपर में जो है नौकरी करने लगे। और नौकरी करने के बाद में इन्होंने क्या करा, ही सोल्ड द पेपर आफ्टर 10 मंथ एंड रिटर्न टू टीचिंग। क्या हुआ, 1838 में इन्होंने अस्थायी रूप से द लॉन्ग आइलैंडर समाचार पत्र के संपादक का काम छोड़ दिया और उन्होंने 10 महीने के बाद पेपर बेच दिया। ठीक है, और अध्यापन में फिर से लौट आए, यानी कि दोबारा से रिटर्न टू टीचिंग, और दोबारा से वो टीचिंग करने लगे, फिर से पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। तो इनकी कहानी देखिएगा, कई सारे इनका जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा रहा। यानी कि कहते हैं कि किसी के भी कैरियर की डगर जो है वो आसान नहीं होती। हम लोग भी अपने जीवन में लगातार स्ट्रगल करते हैं और अपने कैरियर को एस्टैब्लिश करने के लिए धरती आसमान एक कर देते हैं। डेट मीन्स हम जितना भी मेहनत हो सकती है हम उतना अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। वैसे ही यहाँ पर वॉल्ट विटमैन भी अपने करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए जी जान लगाए हुए थे, यानी कि हर तरीके से अपने आप को साबित करने में लगे हुए थे। और 1841 में ये फिर से मूव बैक हो जाते हैं टू न्यूयॉर्क सिटी। यानी कि 8वां पॉइंट हमसे कहता है न्यूयॉर्क सिटी ये दोबारा चले जाते हैं और दोबारा ये टाइप सेटर और फ्रीलांस राइटर के रूप में वहां पर काम करने लगते हैं। यानी कि 1841 में
एक एक सन को याद रखिए। 1841 में वह न्यूयॉर्क शहर वापस चले गए और एक टाइपराइटर तथा फ्रीलांस लेखक के रूप में वहां पर काम करने लगे दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 9 हमसे कहता है दोस्तों कि 1842 में उन्होंने पहला उपदेशात्मक उपन्यास इनका था। इन 1842 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट डेडिकेटेड नॉवेल, और उस नॉवेल का दोस्तों क्या नाम था? फ्रैंकलिन इवांस। नाम याद रखना मेरे दोस्तों, फ्रैंकलिन इवांस। फिर से फ्रैंकलिन इवांस। इनका एक फिर से डेडिकेटेड नॉवेल था, एक उपन्यास था जिसका नाम था फ्रैंकलिन इवांस, प्रकाशित किया। और इसके अथवा दी एक और था इनब्रिएट, इनब्रिएट, दी इनब्रिएट। और जो दी इनब्रिएट इनका डेडिकेटेड नॉवेल था, अ टेल ऑफ द टाइम इन द न्यू वर्ल्ड, यानी कि द टेल ऑफ द टाइम्स इन द न्यू वर्ल्ड करके इन्होंने दो नॉवेल को पब्लिश करवाया दोस्तों। कौन कौन से? एक फ्रैंकलिन इवांस को प्रकाशित किया और दूसरा द इनब्रिएट, द टेल ऑफ द टाइम इन द न्यू वर्ल्ड करके ये दो नॉवेल इनके दोस्तों पब्लिश हुए। दी प्रो टेम्परेंस नॉवेल व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय था इनका। दी प्री टेम्परेंस नॉवेल वाज कॉमर्शली पॉपुलर हुआ, यानी कि व्यावसायिक रूप में अगर हम देखें तो इनका ये नॉवेल जो है वो बहुत ज्यादा जो है लोकप्रिय हुआ। भले ही बिटमैन ने बाद में इसे रॉट के रूप में देखा। किसके रूप में दोस्तों? यानी कि एकदम बेकार और रॉट के रूप में। रॉट से मतलब सड़ांध होती है दोस्तों, डेट मीन्स कोई सड़ जाए उसके लिए। ओके, तो रॉट के रूप में इसको उस चीज के लिए इन्होंने देखा। तो हम कह सकते हैं इवन थ्रो बिटमैन हिमसेल्फ लेटर डिस्क्राइब इट एज रॉट, हम कह सकते हैं दोस्तों कि भले ही बिटमैन ने बाद में इसे रॉड के रूप में वर्णित किया दोस्तों। मार्च 1946 की अगर हम बात करें, मार्च 1946 की सॉरी 1946 नहीं दोस्तों, यहां पर 1846 है, बाय मिस्टेक। ओके, तो इन मार्च 1846 ही स्टार्टेड अ जॉब एज अ एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर। समझिए यहां पर क्या बताया गया हमको कि 1800 कितना है दोस्तों 46 में, 1846 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल अखबार के संपादक के रूप में नौकरी की। 1846 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल, फिर से उस अखबार का क्या नाम था जरा बता दीजिए हमको? ब्रुकलिन डेली ईगल अखबार के संपादक के रूप में नौकरी की। मेरे साथ एक बार चीजों को रिपीट जरूर करिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पॉइंट नंबर 11 हमारा कहता है दोस्तों कि 1848 में, यानी कि जनवरी 1848 में ही वाज फोर्स्ड विवस्ता आउट ऑफ हिज जॉब एट द ब्रुकलिन डेली ईगल, यानी कि 18 मार्च 1846 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल अखबार के संपादक के रूप में नौकरी की। और जनवरी 1948, लगभग 2 साल मान करके चलो, जनवरी 1948 में बिटमैन को फोर्सली जो है इराक की गुलामी के विरोध में अपने बॉस के साथ एक राजनीतिक विवाद के बाद उन्हें जो है ब्रुकलिन डेली ईगल में नौकरी से निकाल दिया गया था। किसके लिए दोस्तों? अब पॉलिटिकल डिस्प्यूट एक हो गया था विद हिज बॉस, इनके बॉस थे उनके साथ एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट के चलते इनको इनकी नौकरी से दोस्तों निकाल दिया। लेकिन ये डिस्प्यूट था किसके ऊपर दोस्तों? ये डिस्प्यूट जो था वो बिटमैन्स अपोजिशन टू स्लेवरी। देखो दास्ता किसी को भी, गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है। अगर कोई भी हमको जबरदस्ती झुकाना चाहता है या हमारी गुलामी हमसे कराना चाहता है तो ऑब्वियसली हमारी आवाज, चाहे वो हमारा कोई भी हो, हमसे बड़ा हो या हमारा बॉस ही क्यों ना हो, हम उसके विरोध में आवाज जरूर उठाते हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पर बॉड बिटमैन भी थे। बॉड बिटमैन ने भी जनवरी 1948 में गुलामी के विरोध में अपने बॉस के साथ एक राजनीतिक विवाद के बाद उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल में नौकरी से जो है निकाल दिया गया था। और उन्हें और उनके भाई ने, अब क्या हुआ आगे दोस्तों,
देखिए, यानी कि ही एंड हिज ब्रदर ट्रेवल टू न्यू ऑरलीन्स फॉर अ फ्यू मंथ। वह और उनके भाई फिर कहाँ चले गए? न्यू ऑरलीन्स में फॉर अ फ्यू मंथ्स टू वर्क एट द क्रीसेंट न्यूज़पेपर। यानी कि वह और उनके भाई, कौन दोस्तों? वह और उनके भाई दोनों लोग ने कुछ महीनों के लिए द क्रीसेंट अखबार में काम करने के लिए कहाँ गए? द क्रीसेंट अखबार में काम करने के लिए। कौन से अखबार में काम करने के लिए? द क्रीसेंट अखबार में काम करने के लिए न्यू ऑरलियंस की यात्रा की। यानी कि अगर क्वेश्चन हमसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाए द क्रीसेंट अखबार में काम करने के लिए जो है वॉल्ट विटमैन और उनके भाई ने कहाँ की यात्रा की? तो न्यू ऑरलियंस की यात्रा की थी दोस्तों। कहाँ की यात्रा की? न्यू ऑरलियंस की यात्रा की। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 12 हमारा कहता है कि सितंबर 1948 में ये वापस आ गए फिर से न्यूयॉर्क एंड फाउंडेड एज एन एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर कॉल्ड द वीकली फ्रीमैन। दोस्तों, अब हुआ क्या, यहां से समझिएगा कि आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा। सितंबर 1948 ईस्वी में वह न्यूयॉर्क लौट आए फिर से वापस और वीकली फ्रीमैन नामक एक एंटी स्लेवरी अखबार की स्थापना की। तो कौन से अखबार की स्थापना की? वीकली फ्रीमैन नामक एक एंटी स्लेवरी था जिसमें कोई दास्ता या गुलामी की बात नहीं थी, वो एंटी स्लेवरी पूरी तरीके से था। एंटी स्लेवरी अखबार की क्या कर दी इन्होंने? स्थापना की। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार दोस्तों कि इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर की स्थापना की, फाउंडेड थे? तो एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर, जो कि बाद में दोस्तों वीकली फ्रीमैन के नाम से जाना गया। अगला हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट की कि द पेपर्स ऑफिसर्स वर वार्न्ड आफ्टर द फर्स्ट इशू वाज पब्लिश्ड। सितंबर 1948 में ये लौट आए, इन्होंने वीकली फ्रीमैन नामक एक एंटी स्लेवरी अखबार की भी स्थापना कर ली। दोस्तों, अब पहला अंक प्रकाशित होने के बाद इनके पेपर में दोस्तों जब इन्होंने इस अखबार की स्थापना की तो इसमें पहला अंक तो सक्सेसफुली दोस्तों पब्लिश हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि कार्यालय को जला दिए गए थे। यानी कि पहला अंक प्रकाशित होने के बाद पेपर के जो कार्यालय थे, जो इन्होंने अपना फ्रीमैन वीकली फ्रीमैन एंटी स्लेवरी अखबार की स्थापना की थी, उसके कार्यालय को जला दिया गया दोस्तों। और अगले 6 वर्षों तक उन्होंने अपनी काव्य शैली का सम्मान करते हुए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया। यानी कि क्या हुआ दोस्तों? इशू द फर्स्ट इशू वाज पब्लिश्ड, यानी कि पहला जो है अंक इनका दोस्तों पब्लिश हो गया था। फॉर द नेक्स्ट 6 years ही वर्कड एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। इन्होंने एकदम फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरह काम किया। वाइल हॉनिंग हिज पोएटिक स्टाइल। ओके, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगले 6 वर्षों तक उन्होंने अपनी काव्य शैली का सम्मान करते हुए, होनिंग हिज पोएटिक स्टाइल का मतलब होता है दोस्तों ऑनरिंग हिज, ऑनरिंग सम्मान करते हुए, हिज पोएटिक स्टाइल यानी कि अपनी काव्य शैली का सम्मान करते हुए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, फ्रीलांस का मतलब होता है स्वतंत्र, जर्नलिस्ट पत्रकार के रूप में काम किया इन्होंने। अब मार्च 1850 में पॉइंट नंबर 13 देखो दोस्तों, मार्च 1850 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन फ्री वर्स। और दोस्तों इनको फ्री वर्स का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने फ्री वर्स की जो है खोज नहीं की, स्थापना नहीं की। ब्लड मनी इन, यानी कि हम कह सकते हैं, जरा समझिए, मार्च 1850 में इन्होंने न्यूयॉर्क के इवनिंग पोस्ट में एक फ्री वर्स ब्लड मनी में अपनी पहली कविता जो है वो प्रकाशित की थी। तो 1850 में इनकी पहली कविता फ्री वर्स में कौन सी प्रकाशित हुई थी? जिसका नाम था दोस्तों ब्लड मनी। लेकिन ये कहाँ? न्यूयॉर्क का एक पत्रिका थी जिसका नाम था इवनिंग पोस्ट, उसमें दोस्तों प्रकाशन हुआ था। अब ऑन 4 जुलाई 1855 यानी कि 1855, 4 जुलाई 1855 को दोस्तों ऑन द डे ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे,
ओके, ही पब्लिशेस फर्स्ट एडिशन ओके अमेरिकन इपिक, एक अमेरिकन महाकाव्य लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी है लीव्स ऑफ ग्रास, अ कलेक्शन ऑफ 12 पोएम्स। और ये कितने पोएम्स का संग्रह है दोस्तों? 12 पोएम का संग्रह है, रिटन इन अ बोल्ड न्यू स्टाइल। ओके, समझिएगा ये कहानी क्या है मेरे दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो 4 जुलाई 1855 को अमेरिकी स्वतंत्रता के दिन, क्या क्या है दोस्तों, क्या बताया हमने? 4 जुलाई 1855 को अमेरिकी, जैसे 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता का दिन है, वैसे ही 4 जुलाई 1855 को दोस्तों अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है। तो 4 जुलाई 1855 को अमेरिकी स्वतंत्रता के दिन उन्होंने अमेरिकी महाकाव्य लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण प्रकाशित किया। ओके, जिसमें टोटल कितनी 14 पुस्तकें जो हैं इन्वॉल्व थी दोस्तों, और जो कि बहुत ही मार्मिक कविता थी। और इस कलेक्शन ऑफ पोएम में उन्होंने बोल्ड स्टाइल में लिखा, इस पूरे के पूरे कलेक्शन ऑफ पोएम को बोल्ड स्टाइल में लिखा गया है। और टोटल कितनी इसमें है दोस्तों? 12 पोएम्स रिटन इन बोल्ड न्यू स्टाइल। बिटमैन वाज 36 ईयर ओल्ड। बॉट बिटमैन उस समय ओके कितनी उम्र थी इनकी? 36 वर्ष की उम्र थी। बॉट बिटमैन 36 साल के थे जब उन्होंने अमेरिका में इस महाकाव्य को प्रकाशित किया। जब उन्होंने, किसने? बॉट बिटमैन ने अमेरिका में इस महाकाव्य को, कौन से महाकाव्य को? लीव्स ऑफ द ग्रास, जिसमें 12 पोएम्स थी दोस्तों, इसको प्रकाशित किया। तब बॉट बिटमैन की उम्र 36 साल थी। कितनी साल थी दोस्तों? 36 साल। अगला पॉइंट हमारा कहता है दोस्तों, पॉइंट नंबर 15, कि ऑन 11 जुलाई 1855 हिज फादर बॉट बिटमैन सीनियर डाइड। अब हुआ क्या दोस्तों, देखिएगा 11 जुलाई 1855 को उनके पिता बॉट बिटमैन सीनियर जो थे, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि 11 जुलाई 1855 को उनके पिता बॉट बिटमैन सीनियर की मृत्यु हो गई दोस्तों। अब नवंबर 16 नंबर पॉइंट में, इन नवंबर 1856 को, यानी कि नवंबर 1856 को ट्रांसडेंटलिस्ट, ओके, यानी कि दो लोग थे दोस्तों। नवंबर 1856 में ट्रांसडेंटलिस्ट हेनरी डेविड थोरी और ब्रॉनसन अल्कोट कॉनकॉर्ड, फिर रिपीट कर देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में अगर मुश्किल आए तो वर्ड को तोड़ लेना, अच्छे से प्रोनाउंसिएट करिएगा, गलत ना हो। नवंबर 1856 में ट्रांसडेंटलिस्ट हेनरी डेविड थोरी और ब्रॉनसन अल्कोट कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में बॉट बिटमैन से मिलने आए। तो कौन कौन दोस्तों? ट्रांसडेंटलिस्ट हेनरी डेविड, ओके, थोरू एंड ब्रॉनसन अल्कॉट केम फ्रॉम कनकॉर्ड। ये सभी लोग कनकॉर्ड से आए थे, कनकॉर्ड से चले थे और आए कहाँ? मैसाचुसेट्स में। और किससे मिलने आए? टू विजिट बॉट बिटमैन, बॉट बिटमैन से दोस्तों ये मिलने के लिए आए। तो कौन कौन, फिर रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। ट्रांसडेंटलिस्ट हेनरी डेविड थोरी दोस्तों, ब्रॉनसन अल्कॉट, कनकॉर्ड मिसा, यानी कि अल्कॉर्ड, ये सभी लोग कनकॉर्ड से मैसाचुसेट्स में बॉट बिटमैन से मिलने आए। अगला पॉइंट हमारा कहता है पॉइंट नंबर 17, इन 1857, और 1857 भारत में भी बहुत फेमस जो है सन है, क्योंकि 1857 में हमारा जो है क्रांति की भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति मेरठ में शुरू हुई थी। अब 1857 यहां पर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट है ये दोस्तों। इन 1857 ही स्पेंट 2 years एज द एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन डेली टाइम न्यूज़पेपर। मैं एक एक बात को अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं जिससे कि आप कुछ भी दिक्कत ना हो। यानी कि आप अपने पीजीटी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो हिंदी में मैं इसलिए इस चीज को एक एक पॉइंट को समझाता चल रहा हूं जिससे आपको उनके जीवन गाथा पूरी समझ आ जाए और पूरी की पूरी जीवन गाथा आसानी से गाते फिरो इधर उधर तुम।
ओके, तो 1857 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली टाइम्स अखबार के संपादक के रूप में 2 साल बिताए। यानी कि कितने साल बिताए, फिर से रिपीट करता हूं, 2 साल। ओके, स्पेंड 2 years एज द एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन डेली टाइम न्यूज़पेपर में। और पॉइंट नंबर 18 हमारा कहता है कि ऑन 12 अप्रैल 1861 अमेरिकन सिविल वार ब्रोक आउट। 12 अप्रैल 1861 को अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया। सिविल वार का मतलब होता है दोस्तों गृह युद्ध, यानी कि अमेरिका के जो आंतरिक गोरे और कालों के बीच में दोस्तों गृह युद्ध छिड़ गया। ओके, ही मूव टू वाशिंगटन डीसी। इसके बाद वो कहां चले गए दोस्तों, वाशिंगटन डीसी चले गए। ओके, वर्कड एज अ नर्स, और वहां पर उन्होंने दोस्तों सेवा की एज अ नर्स, एक नर्स के रूप में इन द मिलिट्री हॉस्पिटल्स। बहुत कुछ किया दोस्तों वॉर्ड विटमैन ने, एक एक वर्ड बहुत बेहतरीन है, अपने दिल में इनको बसा करके रखिएगा इन शब्दों को। 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था दोस्तों। कब छिड़ा गृह युद्ध, 12 अप्रैल 1861 को, और वह वाशिंगटन डीसी चले गए। ओके, इसके बाद उन्होंने जो सैन्य अस्पताल थे, वहां के मिलिट्री हॉस्पिटल थे, उसमें एक नर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया। किसने, वॉर्ड विटमैन ने दोस्तों। इसके बाद इन 1863 ही रोट हिज बार एक्सपीरियंस। 1863 में उन्होंने अपने बार एक्सपीरियंस, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1863 में उन्होंने न्यूयॉर्क में जो युद्ध के दौरान जो अनुभव प्राप्त किए दोस्तों, उन अनुभवों को उन्होंने अपनी एक पुस्तक का रूप दिया, शब्दों का रूप दिया, और शब्दों का रूप वो पुस्तक बन गई, और उस पुस्तक का नाम था द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिख। क्या नाम था दोस्तों, द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिख। ओके, पब्लिश हुई थी, लेकिन ये पब्लिश किस में हुई, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में। और इसके 12 साल बाद इन अ बुक, इसी बुक में कॉल्ड मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि 12 साल बाद इसी बुक को किस नाम से जाना गया दोस्तों, ये बुक कहलाई मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर। अगला 14 अप्रैल 1865 को, 14 अप्रैल 1865 को प्रेसिडेंट, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, अब्राहम लिंकन, वाज असैसिनेटेड एट फोर्ड थिएटर। ओके, लेस देन अ वीक आफ्टर द कॉन्फिडेंट ओके सरेंडर। क्या हुआ कि 14 अप्रैल 1865 को कॉन्फेडरेट आत्मसमर्पण के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद फोर्ड के थिएटर में अब्राहम लिंकन की असैसिनेटेड का मतलब हत्या कर दी गई दोस्तों। इनकी किस, तो अब्राहम लिंकन की दोस्तों हत्या कब की गई, 14 अप्रैल 1865 को कॉन्फिडेंट आत्मसमर्पण के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद, और कहां की गई दोस्तों, फोर्ड के थिएटर में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। अब वॉर्ड विटमैन जो अब अमेरिकी आंतरिक विभाग के एक क्लर्क थे, यानी कि जो वॉर्ड विटमैन थे नाउ अ क्लर्क, एक क्लर्क थे एट द यूएस डिपार्टमेंट इन द इंटीरियर। आंतरिक यूएस डिपार्टमेंट जो था वहां पर एक क्लर्क का काम करते थे। कंपोज दी पोएम, एक कंपोज पोएम की रचना की, और वो पोएम कौन कौन सी थी, देखो दोस्तों, विटमैन जो कि एक अमेरिकी आंतरिक विभाग में एक क्लर्क का काम करते थे, और जब लिलकार्स इन द डोरयार्ड, ओके, क्या रिपीट किया, ब्लूमडल, फिर रिपीट कर देता हूं, लिलकार्स, क्या दोस्तों, लिलकार्स, ओके, लिलाक्स, वे लिलाक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन। और ओ कैप्टन माई कैप्टन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप सब लोग जानते हो कि बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क में चर्चा करने के बाद में हम एक वीडियो जो है 2000 से लेकर के 2016 तक जितने भी पीजीटी के एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन वॉर्ड विटमैन के ऊपर पूछे गए होंगे, उन सभी को एक साथ लेकर के आते हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, जरूर बनाएंगे उसके ऊपर। इन दी ऑनर ओके ऑफ द डेड प्रेसिडेंट,
तो उन्होंने क्या करा कि बिटमैन जो कि अब की एक अमेरिकी आंतरिक विभाग के क्लर्क थे, जब लिलकार्स इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ओके, और ओ कैप्टन माई कैप्टन कविताओं की इन्होंने रचना की। अब ये जो ओ कैप्टन माई कैप्टन की रचना की थी वो किसके सम्मान में दोस्तों, यानी कि जो मेरे कप्तान वहां पर थे वो किसके, वो एक मृत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सम्मान में उन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम की रचना की दोस्तों। इसके बाद ऑन 13 जून 1865 हिज बॉस एट द डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर फायर, ओके, हिम बिकॉज ऑफ द सपोजडली absence contain of leaf of grass which Bitman works on during his downtime at the office। समझिएगा दोस्तों क्या है कहानी। कहानी ये कहती है कि 30 जून 1865 को, कब, 30 जून 1865 को आंतरिक विभाग, यानी कि ये कहाँ, इंटीरियर डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर फायर में क्या कर रहे थे, इनको क्या कर दिया गया दोस्तों, यानी कि कथित अश्लीलता के कारण इनको निकाल दिया गया, यानी कि लीव ऑफ द ग्रास के कंटेंट के कथित अश्लीलता के कारण इनको 30 जून 1865 को आंतरिक विभाग से भी, वहां से भी, इंटीरियर डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर से भी निकाल दिया गया, जो बिटमैन कार्यालय के डाउन टाइम के दौरान काम करती थी, और उन्हें तुरंत अमेरिका, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि उसके तुरंत जैसे ही इस ऑफिस से इनको दोस्तों निकाला गया था, वैसे ही इमीडिएटली तुरंत गॉड अनदर जॉब, इनको एक दूसरी जॉब मिल गई थी एट द यूएस अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस, यानी कि उनके तुरंत बाद ही अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में उन्हें एक और नौकरी मिल गई दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 1886 में, इन 1866 बॉड बिटमैन एंड हिज फ्रेंड विलियम डी ओके कॉनर पब्लिश्ड अ गुड प्रे पोइट डिफेंस ऑफ बिटमैन टू द बैक ऑफ हिज फायरिंग फ्रॉम द इंटीरियर। 1866 में दोस्तों बिटमैन और उनके दोस्त थे जिनका नाम था विलियम डी ओ कॉनर, फिर रिपीट कर रहा हूं, विलियम डी ओ कॉर्नर ने द गुड ग्रे पोएट को प्रकाशित किया दोनों ने, ओके, जो इंटीरियर से गोलीबारी के मद्देनजर रखते हुए एक बिटमैन का क्या कर रहा था, बचाव कर रहा था। ये पूरी की पूरी पोएम जो है, ये पोएट जो है गुड ग्रे पोएट जो था, जो भी इन्होंने लिखा, इसको प्रकाशित किया, उसमें किसका, बिटमैन का क्या था, बचाव था दोस्तों पूरी तरीके से। अगला, in 1871 it was a mistakenly report that the author of Leaves of Grass died in the railroad accident। ए लो एक और कहानी सुनो इनकी कि 1831 में एक गलती से बता दिया गया कि लीव्स ऑफ द ग्रास के लेखक की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रेल दुर्घटना, रेल रोड एक्सीडेंट, यानी कि रेल दुर्घटना में इनकी क्या हो गई, जो भी लीव्स ऑफ द ग्रास जिसने लिखी है, ओके, उसकी रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये 1871 में दोस्तों गलती से बता दिया गया, ओके, 1831 में गलती से बताया गया कि लीव्स ऑफ द ग्रास के लेखक की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और उसी वर्ष उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट के सेम ईयर, उसी साल ही पब्लिश्ड डेमोक्रेटिक विस्टाज पैसेज टू इंडिया, ओके, रिसाइटेड आफ्टर ऑल नॉट टू क्रिएट ओनली एट द अमेरिकन इंस्टीट्यूट। जरा समझिए, उसी साल क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट में डेमोक्रेटिक विस्टा पैसेज टू इंडिया प्रकाशित किया, एंड आफ्टर ऑल नॉट टू क्रिएट ओनली का भी पाठ किया, यानी कि उसे भी अच्छे से रिसाइट किया दोस्तों। इसके बाद 24 नंबर पॉइंट हमारा कहता है ऑन 23 जनवरी, यानी कि 23 जनवरी 1873 को ही सफर्ड हिज फर्स्ट स्ट्रोक, इनको पहला स्ट्रोक पड़ा, यानी कि 23 जनवरी 1873 को उन्हें पहला आघात लगा। स्ट्रोक का मतलब दोस्तों आघात लगा,
यानी कि इनको पहला आघात लगा जिससे इनके आंशिक रूप से लकवा मार गया, यानी कि विच लेफ्ट हिम पार्सली पैरालाइज्ड। ये पार्सली जो है क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, आंशिक रूप से इनको लकवा मार गया दोस्तों। इट वाज द फर्स्ट ऑफ द सेवरल सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दैट ही endured in the last 20 years of his life। हुआ क्या कि जिससे उन्हें आंशिक रूप से यानी कि 23 जनवरी 1873 को उन्हें अपना पहला आघात लगा, जिससे उन्हें आंशिक रूप से लकवा मार गया था, यानी कि पार्शली पैरालाइज्ड हो गए थे। और यह कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से पहला या जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्षों में सहन किया था, उन सभी चीजों में ये गिना जाता है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे ऑन 23 मई, यानी कि अब 23 मई को 1873 को हिज मदर, उनकी माता, यानी कि 23 मई 1873 को उनकी मां लुइसा का क्या हो गया, निधन हो गया। लुइसा, उनकी मां जो लुइसा थी वो डाइड, मर गई, यानी कि तो इनकी माता जी का निधन कब हुआ दोस्तों, 23 मई को 1873 में इनकी मां लुइसा का क्या हो गया, निधन हो गया। और ही मूव्ड विद हिज ब्रदर जॉर्ज इन कैमडेन। इसके बाद ये अपने भाई जॉर्ज के साथ जो है कहां चले गए, कैमडेन न्यू जर्सी, यानी कि न्यू जर्सी एक राज्य है दोस्तों, और ये राज्य यूनाइटेड स्टेट में आता है। यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी राज्य के कैमडेन नामक स्थान, छोटा सा, ओके, वहां पर रहने के लिए चले गए। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि वॉल्ट विटमैन ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है वो कैमडेन में ही बिताए, और कैमडेन में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इन 1881 ही पब्लिश्ड पोएट्री ऑफ द फ्यूचर, और 1881 में इन्होंने पोएट्री ऑफ द फ्यूचर प्रकाशित किया। इसके बाद 1833 में केम आउट हिज फर्स्ट बायोग्राफी, इनकी पहली बायोग्राफी दोस्तों प्रकाशित हुई वॉल्ट विटमैन के, रिटन बाय द रिचर्ड यम बक, यानी कि 1883 में रिचर्ड यम बक द्वारा लिखी गई उनकी पहली जीवनी वॉल्ट विटमैन मार्च 1884 में उन्होंने प्रकाशित हुई। और इसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि उन्होंने लीव्स ऑफ द ग्रास से हुई कमाई से कैमडन के जो है, कैमडन के मिकले स्ट्रीट पर एक घर खरीद लिया इन्होंने। किसने दोस्तों, वॉल्ट विटमैन ने, इन मार्च 1884 को, यानी कि मार्च 1884 में ही बॉट, इन्होंने खरीदा अ हाउस, एक घर खरीदा ऑन कैमडेंस मिकन स्ट्रीट विद हिज अर्निंग, इनकी जो अर्निंग्स हुई थी दोस्तों, ही हैड फ्रॉम लीव्स ऑफ द ग्रास। क्या हुआ कि दोस्तों लीव्स ऑफ द ग्रास जो इनकी एपिक था दोस्तों, से जो कमाई हुई थी इनकी दोस्तों, उस कमाई से कैमडेन के निकल स्ट्रीट पर इन्होंने क्या कर लिया, मिकल स्ट्रीट में इन्होंने एक घर दोस्तों खरीदा। इसके बाद जून, पॉइंट नंबर 29 में देखिए 29 पॉइंट, इन जून 88 में ही सफर्ड सेकेंड स्ट्रोक। ये लो, पहला स्ट्रोक इनको पड़ा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड स्ट्रोक भी देखो, पहला स्ट्रोक कब पड़ा था, 23 जनवरी 1873 को इनको पहला स्ट्रोक पड़ा, जिनको इनको पार्शली रूप से पैरालाइज्ड हो गए थे। और सेकेंड स्ट्रोक इनको कब पड़ा, जून 1888 में, यानी कि 73 के बाद फिर 88 में इनको सेकेंड स्ट्रोक पड़ा और काज्ड पैरालाइज्ड। अब ये पूरी तरीके से पैरालिसिस हो गए। हिज हेल्थ वाज आ severe decline and the red rafted his will। अब क्या हुआ कि जून 1888 में उन्हें दूसरा आघात लगा, जिससे लकवा हो गया पूरा शरीर, और उनका स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, काफी गिरावट आ गई। बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, और उन्होंने अपनी इच्छा को भी फिर से निर्धारित किया, यानी कि अब उनको जीने की कोई इच्छा नहीं रही। इसके बाद 1851 में 91 यानी कि 1891 में ही पब्लिश्ड गुड बाय माई फैंसी।
1891 में उन्होंने गुड बाय माई फैंसी को प्रकाशित किया और इन जनवरी 1892 ही प्रिपेयर्ड द फाइनल एडिशन। ओके, इन्होंने प्रिपेयर किया दोस्तों फाइनल एडिशन उसका लिप्स ऑफ द ग्रॉस, और जो जाना गया किस नाम से जाना गया, डेथ बेड एडिशन के नाम से जाना गया। यानी कि जनवरी 1992 में उन्होंने लिप्स ऑफ ग्रास का अंतिम संस्करण तैयार किया जिसे डेथ बेड एडिशन के रूप में जाना गया दोस्तों। इसके बाद बॉड बिटमैन डाइड जो बॉड बिटमैन का निधन जो है दोस्तों वो अब हो गया। अब काय से हुआ ये जरा समझिएगा दोस्तों। बॉड बिटमैन डाइड ऑफ प्लेजरी, ओके, ऑन मार्च 26 यानी कि 26 मार्च 1892 1892 को एट द एज ऑफ 72। हम कह सकते हैं कि बॉड बिटमैन का निधन जो है 72 वर्ष की आयु में 26 मार्च 1892 को हो गया दोस्तों। और उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद उन्हें 4 डेज आफ्टर हिज डेथ, 4 डेज आफ्टर हिज डेथ उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद ही वाज बरीड, उनको जलाया गया, ओके, इन हिज टॉम्ब एट, कहां, अब देखिएगा ये एक चर्च का नाम है हार्लेज यानी कि कैमडेन। उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद उन्हें कैमडेन के हार्ले, कैमडेन के हार्ले, कहां दोस्तों, हार्ले सिमेट्री कब्रिस्तान, हार्ले कब्रिस्तान में, और ये हार्ले कब्रिस्तान कहाँ है दोस्तों, कैमडेन में। यानी कि हम कह सकते हैं 4 दिन के बाद उन्हें कैमडेन के हार्ले कब्रिस्तान में उनकी कब्र में दफनाया गया। अब दोस्तों आगे नोट पॉइंट इनके बारे में समझ लीजिए। उन्हें अक्सर ही वाज ऑफन, ओके, लेवल्ड, उनको लेवल दिया गया दोस्तों, अर्थात उन्हें अक्सर फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। दो ही डिड नॉट इन्वेंट इट, यद्यपि हालांकि उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया, उनकी कविता में मैं का अर्थ होता है दोस्तों, द आई इन हिज पोएट्री स्टैंड्स फॉर मॉडर्न मैन एंड इवन एवरी मैन। अर्थात उनकी जो कविताएं वो लिखते थे, उनकी कविताओं में मैं का जो अर्थ माना जाता था वो मॉडर्न मैन से या एवरी मैन से लगाया जाता था दोस्तों। इनके कुछ मेजर वर्क हैं बॉड बिटमैन के दोस्तों, समझ लीजिएगा। मेजर वर्क कौन कौन से थे, फ्रैंकलिन इवांस, हमने क्या बताया, ये कब आया दोस्तों, 1842 में पब्लिश हुआ फ्रैंकलिन इवांस। 1855 में दोस्तों लीव ऑफ ग्रॉस आया था सबसे पहली बार, ओके। और इसके बाद दोस्तों 1865 में ड्रम टैप्स, 1871 में डेमोक्रेटिक विस्टाज, 1875 में मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वार, ओके, 1882 में स्पेसीमैन डेज। इसके बाद दोस्तों इनकी कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं, मैं लाइन लगा के पढ़ देता हूँ थोड़ा सा कौन कौन सी इनकी पॉपुलर पोएम्स हैं। एनिमल्स, ओके, कालामस, द स्लीपर्स, नेटिव मोमेंट, पैसेज टू इंडिया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके बाद दोस्तों वन सेल्फ आई सिंग, आई सेट एंड लुक आउट, पॉयनियर्स ओ पॉयनियर्स, द बाउंड ड्रेसर, प्रेयर्स फॉर कोलंबस, ओके, कैवलरी क्रॉसिंग अ फोर्ड। और इसके बाद दोस्तों सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ऑन द बीच एट नाइट, ओ कैप्टन माई कैप्टन, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके, पाओ मुनाक। इसके बाद बाई ब्लू, ओके, ऑन्टेरियो सोर्स। इसके बाद दोस्तों क्रॉसिंग, ये तो हो ही गया, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आई सेंग दी, बॉडी इलेक्ट्रिक, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ओके, द डायलेंस ऑफ द एगल्स, देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ एज एडम अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों ये इनकी पोएम्स के नाम हैं दोस्तों। आई, इसके बाद में दोस्तों आई हेयर इट वाज, ओके, चार्ज अगेंस्ट मी, out of the cradle endlessly rocking, once I passed through a popular city when Lycus last of the dooryard bloomed। ये 29 पोएम्स का हमने यहाँ पर दोस्तों जिक्र किया है। ये इनकी कुछ
फेमस पोएम्स हैं दोस्तों। इनके बारे में ऑप्शनल जो है मल्टीपल चॉइस की भी वीडियो एक हम लेकर आएंगे दोस्तों। और इसके बाद वॉट बिटमैन के ऊपर जितने भी पीजीटी में अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस की भी वीडियो मैं इसके बाद लेकर आऊंगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।